गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज क्या स्पीड में हम सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गए हैं। सड़कों पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी मौजूद नहीं था। और शुक्र है जरा लेट नहीं हुए क्योंकि सड़कें वीरान थी और इसलिए हम स्मोक के बाद क्योंकि छुट्टियां पंजाब में लाहौर में अभी आप लेट नहीं हुए, टाइम पे पहुंच गए ना, टाइम पे ऑन एयर हो गए। अच्छा जी, आज 9 नवंबर है और आज का दिन हम सब जानते हैं कि आज के दिन छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी का दिन तो है। छुट्टी के दिन की वजह क्या है ये बताएं ना। इकबाल डे है, लेकिन हमारे यहाँ पर हुर्फे आम में अगर बच्चों से या किसी से पूछा जाए आज क्या है, आज छुट्टी है, गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की है, बच्चे स्कूल से छुट्टी करके घर पर है, बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि हमें 4 दिन की। अच्छा, बाय द वे बच्चे घर पे नहीं है, अभी मैं रास्ते में देख रहा था, स्कूल वीरान कर दिए लेकिन ग्राउंड भरी पड़ी थी आज, जैसे संडे को अक्सर हमें रश देखने को मिलता है। तो इस तरह स्मोक से हम छुटकारा पाने की कोशिश करें कि स्कूल से छुट्टियां इसलिए दी गई हैं कि बच्चे अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें ताकि स्मोक से इफेक्ट ना हो। लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह छुट्टी होती है और लोग उसका इतना फ़ायदा उठाते हैं। खैर अच्छा, वो अलग भी रश मुझे हाँ गली में कुछ बच्चे खेलते ज़रूर नज़र आए जिनके अब्बा चीख रहे थे कि कहाँ पे जा रहे हैं वो, और मुझे नज़र ज़रूर आई खेलते हुए। घर से आवाज़ें आ रही थी उनके लिए कि अंदर आ जाओ, लेकिन वो टिक के बैठने वाले नहीं थे। बच्चे कहाँ टिक के बैठे, बच्चे टिक के का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, वो स्मॉग है कुछ भी है, बच्चों की ना एक रूटीन बनी हुई है कि सुबह 8 बजे उन्होंने स्कूल जाना ना, तो छुट्टी वाले दिन भी वो टाइम पर उठ जाएंगे। जब वो टाइम पर उठ जाएंगे तो बाकी पेरेंट्स ने तो रेस्ट करना है क्योंकि उनको छुट्टी है, लेकिन बच्चे अफलातून है, वो फिर बाहर निकल के या क्रिकेट खेल रहे होते हैं या एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। स्मोक का जो छुट्टी देने का मकसद होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और फायदा क्या भी छुट्टी देने के से अच्छा आप स्कूल चले जाएं। खैर, अब 9 नवंबर है, आज के दिन शायर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि हमारे इनकलाबी शायर हैं, उनका आज जन्मदिन है, उनकी आज उनका पैदाइश का दिन है। जी जी। और सारी दुनिया जानती है कि ना सिर्फ अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए पाकिस्तानियों को ये बड़े सगीर के मुसलमानों के अंदर जज्बा बेदारी की रूह फूंकी, बल्कि पूरी दुनिया में फिदा हर लोग इतना हमसे ज़्यादा तो वो ईरानियन और इकबाल को पढ़ने वाले तो मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा लोग हैं। उनके लिए इकबाल हालांकि हमारे लीडर हैं, जिसे कहा जाता है कि मुफक्किर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले हैं। 1930 में सबसे पहले अगर किसी ने अलहदा रियासत की बात की थी तो वो अल्लामा इकबाल थे। और अल्लामा इकबाल के हमने उनका फ़लसफ़ा खुदी और जो शिकवा और जवाब शिकवा वो पढ़ने की बजाय हमसे ज़्यादा तो मुझे लगता है बाकी ममालिक ने जो है उसमें। अच्छा, जितनी दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी में एक इकबाल चेयर होती है इकबाल के नाम से। अल्लामा इकबाल पर बेशुमार थीसिस लिखे गए हैं, मकालाजात लिखे गए हैं, इवन के पीएचडी इकबाल पर होती है। अब ये बड़ा चैलेंज है अल्लामा इकबाल को, जो हमारी आज की नौजवान नस्ल है, उनसे रोशनास करवाना, उनसे उनको इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि अल्लामा इकबाल की शायरी मैं कहता हूँ इतनी वर्सटाइल उनकी पोइट्री है, बच्चे से लेकर जवानों तक, उसके बाद फिर बूढ़ों तक, और फिर इनकलाबी शायरी, हर तरह की शायरी का टेस्ट आपको इकबाल की शायरी में देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। और ऐसे ही है, फारसी में भी है, उर्दू में भी उसके मजमूए, बल्कि ज़्यादा उनकी जो शायरी मजमुआ है पोइट्री का वो ज़्यादा पर्शियन में, फारसी में ज़्यादा है, लेकिन उसके मजमूए हैं, उसको उर्दू में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन ये है ना कि जो लाइब्रेरीज में जाने वाले हैं, जो इकबाल को पढ़ने वाले हैं, जो इकबालियात को जानने का शौक़ रखते हैं, तो ये उनके लिए हमारे स्कूल्स में स्टिल रिमेंबर कि उर्दू की बुक में इकबाल का पूरा एक चैप्टर होता था। उससे ज़्यादा नेक्स्ट बढ़ के मुझे नहीं लगता कि हमारे एजुकेशनल सेक्टर पे कोई इस तरह से कोई ख़ास काम किया। यहाँ मैट्रिक में हमें कायदे आज़म के 14 निकात आते थे, ठीक है, कि वो पता था कि हर बोर्ड के पेपर में कायदे आज़म के 14 निकात तो आने हैं। मतलब प्रैक्टिकली उनकी लाइफ स्टोरीज़, उन्होंने एक कायदे आज़म जब कोर्ट में होते थे तो कैसे केसेस जो है वो डील करते थे, एज अ लॉयर वो कैसे थे, उनकी उस लाइफ को। फिर इकबाल एज अ स्टूडेंट कहते हैं अपने उस्ताद का इतना अदब करते थे, अगर उनको पढ़ा जाए वो अपने उस्ताद आगे नहीं चलते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। और फिर मतलब वो कहते थे इकबाल के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अल्लाह की साथ उनके लगी हुई, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला जो अल्लाह के ऊपर जो कलाम, ये जो शिकवा जवाब शिकवा है, हाँ। आप पढ़ते हैं आप। और एक बात है कि जब अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा ना, तो जितने बहुत तनकीद की गई, उलमाए कराम ने उन पर बहुत ज़्यादा बल्कि फतवे लगाए गए, लेकिन जब जवाब शिकवा आया तो उसके बाद सारे इल्ज़ामात के जवाब धुल गए
और अब तो अल्लामा इकबाल की मेरे ख्याल है शायरी के बगैर खुतबात ही पूरे नहीं होते। कोई ऐसा जुमे का खुतबा नहीं होता या कोई भी बड़ा हमारा आलिम हो उनकी बात अल्लामा इकबाल के बगैर अधूरी तो होती। कोई शेर ऐसा हो सकता है इकबाल की बात हो और वजाहत साहब शेर ना सुनाए? नहीं, शेर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट शेर है ना, अल्लामा इकबाल ने जो लिखा है मुसलमानों के बारे में। आपके बाबा भी आपको बड़ा याद करवाते थे। बहुत, हमारे तो घर में शुरू से इकबाल की शायरी याद करवाई जाती थी। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। इतनी रेवोल्यूशनरी उनकी शायरी है आज के दौर के लिए। फ़लस्तीन के अंदर आप देखें ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सब कुछ फितना ही है जो हम लोग खुद ही फैला रहे हैं, फसादात हम खुद ही फैला रहे हैं। अगर मुसलमान इकट्ठे होते, शमशीर उठती। जिस तरह फिजा इकबाल ने झंझोड़ा है आज के नौजवान को, आप देखें कि 5 दहाई 6 दहाई पहले उनकी की गई शायरी और लगता है ऐसे जैसे आज के नौजवान को इकबाल मुखातिब कर रहे हैं, आज के लोगों को इकबाल अपनी शायरी से जगा रहे हैं। और यही वजह है कि अल्लामा इकबाल की शायरी ने कायदे आज़म का बहुत ज़्यादा साथ दिया। कायदे आज़म की जितनी अल्लामा इकबाल ने फ़िक्री रहनुमाई की और उनकी जिस तरीके से मुसलमान, जब कायदे आज़म जो हैं वो नाराज़ होकर चले गए थे, जब अपनी मुसलमानों की जो तहरीक चल रही थी वो छोड़ के चले गए थे, तब इकबाल ने खत लिखे उन्हें मना के वापस इंग्लैंड से लेकर आए थे। अल्लामा इकबाल ने खत लिखा था और उसके बाद फिर उन्होंने कन्विंस किया था कायदे आज़म को वापस आए, कि आप वापस आए, मुसलमानों का मुकदमा लड़ें, आप जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। ये जो दूर अंदेश लोग होते हैं, ये जो बड़े मुफक्किर और बड़े रहनुमा होते हैं, अब वजह यही होती है कि वो जानते हैं। और देखें फिर कायदे आज़म उनके कहने पे वापस आए, कायदे आज़म वापस आए और जिस तरह जमा मर्दी से अपनी बसीरत के साथ, अपनी बसारत के साथ कायदे आज़म ने मुसलमानों का मुकदमा लड़ा। और यही वजह है कि आज इन्हीं बड़े रहनुमाओं की दूरअंदेशी, उनकी हिकमत, उनकी कुर्बानियों के बाइस आज हम अपने आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही एब्सोल्युटली खुतबा आलाबाद उनका आज तक याद रखा जाएगा और अभी तक पढ़ाया भी जाता है। अच्छा, उससे हट के ये कि हमारे यहाँ पर अभी हम इकबाल डे की जिस तरह बात कर रहे हैं 9 नवंबर की, अच्छा 9 के साथ 10, 11, 12 मतलब फ्राइडे को हाफ डे था, वो स्मोक इमरजेंसी की वजह से उसको भी बीच में छुट्टी दे दी। अब सैटरडे संडे वैसे ये समझ नहीं आती है कि इकबाल डे पे जो छुट्टी दी जाती है, छुट्टी देने का मकसद क्या है? बल्कि तो उस दिन क्लासेस में बाकायदा सेमिनार्स होने चाहिए, बेशक 2 घंटे की 1 घंटे के लेक्चर रखें, जिसके अंदर हमारी जो यूथ है उसको बताया जाए कि इकबाल की पोइट्री क्या है, उनका जो फ़लसफ़ा खुदी है जिसकी आप अभी बात करें, उनका वो फ़लसफ़ा क्या है। जिस नौजवान को उन्होंने अपनी शायरी में शाहीन के नाम से मुखातिब किया है, ये क्या वजह है, शाहीन का लक़ब नौजवान को क्यों दिया गया है? तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं जिन पे बजाय छुट्टी देने के बच्चे टाइम ज़ाया करते हैं, घर वालों का भी और अपना भी। उनको बताया जाए, बाकायदा लेक्चर्स हों, सेमिनार्स हों कि अल्लामा इकबाल की पोइट्री से हमारे लिए क्या पैगाम है और हमें उससे सीखना क्या चाहिए। खैर, अल्लामा इकबाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे और आज का हमारा सेगमेंट भी इकबाल के नाम है। बट अब क्रिकेट के बगैर क्रिकेट की बात करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और इकबाल डे को हम आगे चल के भी मनाएंगे खूब अपने प्रोग्राम में। और क्रिकेट में ये है कि जी न्यूजीलैंड को आज का मैच हारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल पर है एक ही जगह पर 9 पॉइंट्स के साथ, लेकिन न्यूजीलैंड चूँकि मैचेस पाकिस्तान से ज़्यादा जीता है तो न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो प्लस में है और पाकिस्तान का रन रेट जो है वो माइनस में है। अच्छा, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे दोनों नंबर 9 पर है। अगर न्यूजीलैंड आज का मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान होगा पॉइंट्स टेबल पर नंबर 9 पर और जो न्यूजीलैंड हो गए उसको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो न्यूजीलैंड हो जाएगा 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर। इसके लिए फिर इंग्लैंड के साथ हमारा जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान को एक बहुत भारी मार्जिन से जो जीत है हमारी, अगली जीत जो आज की न्यूजीलैंड की शिकस्त से मशरूत है। जी 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 बिल्कुल। आज पूरी कौम मसले बिछा ले, दुआएं करें जिस तरह हमने इसके न्यूजीलैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुआएं की थी ना पिछले मैच में, ऑस्ट्रेलिया के जीतने की और अफगानिस्तान के हारने की, इसी तरह आज जो है न्यूजीलैंड की शिकस्त की दुआएं करें। और वैसे बारिश की भी प्रिडिक्शन है, श्रीलंका के बारिश जो है ना, लेकिन यह कि बारिश भी होगी तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा, वो भी हमारे हक में ठीक नहीं है। लेकिन श्रीलंका को जीतना है आज। चले 1-1 पॉइंट मिल जाए, 1 पॉइंट तो कम होगा ना, 1 पॉइंट तो कम होगा अगर बारिश हो भी जाती है। बट आइडियल सिचुएशन ये है कि आज मैच पूरा हो और न्यूजीलैंड भारी रन रेट के साथ हारे, शिकस्त खाए। नहीं भारी नहीं, वो हाँ
अगर न्यूजीलैंड एक भी रन से जीत जाता है ना तो पॉइंट्स टेबल पे आगे आ जाएगा। हमारा आगे फिर इंग्लैंड को भारी मार्जिन से जीतना बड़ा जरूरी है। हमारा जीतना जरूरी है। इंग्लैंड को फिर भारी मार्जिन से हमने हराना है। लेकिन इन सारे मामलात में आप देखेंगे एक जानिब ये चीजें चाह रही हैं, दूसरी जानिब जो इंतजामुल हक और पीसीबी के आमने सामने आ गए हैं, इंक्वायरीज बिठा दी गई हैं, एक ब्लेम गेम शुरू कर दी गई है। अच्छी बात है वैसे, इंक्वायरीज हो, कच्चा छटा सारा खुले और सामने आए। हमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमाद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। फिर मिलके दुआएं मांग ले पहले कि आज जो है वो हर सूरत में न्यूजीलैंड हारे, क्योंकि आगे हमारी बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो इंग्लैंड से जीतने से तो वाबस्ता हैं, लेकिन आज न्यूजीलैंड के मैच हारने से भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है हमारी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कह रही है ना, मिलकर दुआएं मांगनी पड़ेगी, पूरी कौम को मांगनी पड़ेगी। और हम जब भी किसी इस तरह वर्ल्ड कप के मैचेस में जाते हैं तो दुआएं बड़ी मैटर करती हैं। हिस्ट्री है पाकिस्तान की। न्यूजीलैंड का मैच है, इंतहाई क्रूशल मैच है। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज न्यूजीलैंड का हारना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह। और दो चीजें इंशाल्लाह जी बिल्कुल। और दो चीजें, जितना अभी आपने कहा कि जनाब रेन एक्सपेक्टेड है, तो अगर तो रेन आउट हो जाता मैच तो फिर तो आप समझें कि एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल गया तो और पाकिस्तान थ्रू है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है? 3 टीमें इस वक्त चौथी स्पॉट जो है सेमीफाइनल के लिए उसके लिए लड़ रही है। 3 कौन सी हैं? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान। ये तीनों टीमें हैं। और इन तीनों टीमों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से ज्यादा न्यूजीलैंड के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका नेट रन रेट बेहतर है। जी। और उनका मैच श्रीलंका से है, जो कि इस टूर्नामेंट की वीकेस्ट टीम नजर आई। इवन अगेंस्ट इंडिया 55 ऑल आउट हो चुकी है, तो उनके चांसेस हमें बेहतर नजर आ रहे हैं। हाँ, न्यूजीलैंड पहले 4 मैच जीतने के बाद आखिरी 4 मैच हार चुकी है। ये उनके लिए एक ड्रॉबैक है कि उनका जो एक मोमेंटम बना था, एक जेलिन हुई थी टीम, एक टेम्पो बना था, वो टूट चुका है। 4 मैचेस लगातार वो हार चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड श्रीलंका, दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। एक ऐसा इंसिडेंट हो गया अगेंस्ट बांग्लादेश, शकीब उल हसन वाला और एंजेलो मैथ्यूज का, कि उसके बाद से एक वो होता है ना कि यार हमने कुछ प्रूव करके दिखाना है। तो वो थोड़ा सा अपने ग्रूव से बाहर निकल के थोड़ा एक ऐसी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं कि दुनिया को लेसन दें कि जी हम अभी भी फॉर्मिडेबल साइड हैं। ये इस तरह की चीजें जो आईसीसी के रूल से या जो शकीब वाला गुस्सा है ना, मैथ्यूज तो आज के मैच में वो निकाल दे। पूरी सपोर्ट है उनके साथ हमारी। आज के दिन वो जो रन उन्होंने उस दिन नहीं बनाए थे ना, आज के दिन तो वो रन भी बना दे, बिल्कुल बना दे। अच्छा, एक सिचुएशन ये है कि न्यूजीलैंड का मैच हो, श्रीलंका जीत जाए। दूसरा ये कि रेन ऑफ हो जाए, एक पॉइंट मिल गया पाकिस्तान के लिए, वो भी बेहतर होगा। अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। तो हमने देख लिया मैक्सवेल ने क्या इनिंग खेली है, वो तो जबरदस्त इनिंग होगी। लेकिन पाकिस्तान का जो इंग्लैंड से मैच होना है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कल जो इंग्लैंड मैच जीता अगेंस्ट नीदरलैंड, 160 रन से मैच जीत के पॉइंट्स टेबल पे इंग्लैंड बॉटम पे था, बिल्कुल लास्ट पे था, वो अब 7th पोजीशन पे आ गया। और 7th पोजीशन पे इंग्लैंड को फायदा ये हुआ कि एटलीस्ट वो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 2025 में पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, उसके लिए वो क्वालिफाई करने की पोजीशन में आ चुके हैं। अभी नहीं किया, खैर अभी पाकिस्तान वाले मैच जीतना बड़ा जरूरी है। अगर जीत जाते हैं तो वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे। वैसे इंग्लैंड को हम बहुत लाइट ले रहे थे, इंग्लैंड इतनी भी लाइट टीम नहीं है, इतना इजी नहीं होगा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड को शिकस्त देना और फिर भारी मार्जिन से। ये बड़ा एक टारगेट होगा, डुअल चैलेंज है हमारे लिए। एग्जैक्टली। और इंग्लैंड को सेटबैक क्या हुआ कि वो टेस्ट टीम के कैप्टन बेन स्टोक को लेकर आए, वो पूरे साल पीछे वनडे नहीं खेला था, और कल की एक इनिंग उन्होंने देखी कि 108 रन बना के वो जबरदस्त, उनकी इनिंग की वजह से इंग्लैंड जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुआ। 160 रन के एक बड़े मार्जिन से मैच जीता। चले पाकिस्तान इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड में फखर जमान, पाकिस्तान पहले 2 मैच जीता इस वर्ल्ड कप में, फिर 4 मैच हारा, और फिर पाकिस्तान 2। तो पाकिस्तान ने दोबारा से मोमेंटम गेन किया है। पाकिस्तान ने एक वो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की टीम में वापस आया, और उस कॉन्फिडेंस में वापस आने में फखर जमान का एक्स फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। मैं तो कहती हूँ कि श्रीलंका वाले उधार एक दिन के लिए फखर जमान को ले जाएं, जीत जाएंगे किसी तरह। और फिर वो ग्लेन मैक्सवेल को भी किस टीम को अपनी टीम में या किस टीम में डालना चाहिए। ये भी बात। अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये तो लड़ाई बढ़ जाएगी, टीम एक दूसरे से उधार ही मांगती रहेंगी बड़े खिलाड़ी। हमाद, अब ये बताइएगा पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है कल,
उसके लिए आपको क्या लगता है, मोरली नफ्स की गेम में हम कहाँ पर खड़े हैं? क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड को हम बड़े मार्जिन से शिकस्त दे पाएंगे? हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पिच? ओके, पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है ऑन सैटरडे, और उस मैच के हवाले से जो आपने स्ट्रेटजी कही, पाकिस्तान लास्ट मैच खेला था विद 4 फास्ट बॉलर्स, और हमने देखा कि हमारे सारे फास्ट बॉलर्स इंतहाई एक्सपेंसिव, 400 रन कंसीड किए। इवन शाहीन शाह अफरीदी ने भी 90 रन दिए, 85 हारिस रऊफ ने दिए, फिर 82 हसन अली ने दे दिए। अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद वसीम जूनियर हु गेव अवे जस्ट 60 रन इन हिज कोटा ऑफ 10 ओवर्स एंड आल्सो कैप्चरिंग 3 विकेट्स, मेरे ख्याल से आप एक फास्ट बॉलर कम कर दें, और अगर शादाब खान फिट हो गए हैं तो शादाब खान को आप टीम में शामिल करें। उससे क्या होगा कि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस, क्योंकि एक तरह की बॉलिंग अगर हो जाती है तो बैट्समैन बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन स्पिनर्स अगर आप इसको मिक्स करेंगे, और बॉलिंग चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबे स्पेल ना करवाएं। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा स्पेल कर रहा है, रिदम बना हुआ है, विकेट्स ले रहा है, रन्स कंटेन कर रहा है, तो फिर तो उसको आप दे दें लंबा रन। लेकिन जहां नजर आ रहा है कि बैट्समैन हर बॉल को बैक कर रहा है और रन्स नहीं रुक रहे, तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि 2-2 ओवर का स्पेल करवाएं, फौरन बॉलर चेंज कर दें। हमारे वैसे जो बैटर्स हैं, आपको याद होगा अभी ये सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है इसका फ़खर का और बाबर आजम का जो इंटरव्यू है, मैंने कुछ क्लिप्स देखे, उसमें वो बाबर कह रहे हैं कि मैंने फ़खर को समझाया कि आराम से, कोई बात नहीं, तुमने छक्का लगा दिया लेकिन आराम करो, कोई आउट ऑफ द वे जाके बॉल को हिट ना करो, तो फिर भी वो मेरी बात नहीं मान रहा था, लेकिन वो सिक्सर कर रहा था। अब ये जो हमारी पॉलिसी है कि आराम आराम से खेलना है, बाबर और रिजवान इसी पॉलिसी पर चल रहे हैं। उन्होंने फिनिशिंग गेम कोई भी नहीं की, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके, तभी तो हमारा 1000 गेंदों के बाद कोई पहला छक्का आया था, हमसे तो छक्का नहीं मारा जा रहा था। तो इससे फ़खर जो है वो फ्रंट फुट पे आके उसने इतनी अग्रेसिव बैटिंग की है। इंग्लैंड के टाइम पर भी अगर हमारे बाबर आजम या जो टॉप के ऑर्डर है उसकी यही पॉलिसी रही तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। आप सही कह रही हैं, देखिए, लेकिन उसमें कसूर बाबर और रिजवान का नहीं है, हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप परफॉर्म ही नहीं कर रही थी। तो ये इनके पास कोई और नहीं था कि ये विकेट इनिंग्स को कैरी करें टिल द एंड, मैच को लेके जाएं डीप। अगर फखर जमान इस तरह की इनिंग इससे पहले भी दे देते, पावर प्ले में हमें अच्छा स्टार्ट मिलते, तो फिर आपको इंटेंट नजर आता थ्रू आउट द इनिंग। हमारा क्या होता है, हमारे अर्ली ऑन 3 विकेटें गिर जाती हैं, रीबिल्डिंग प्रोसेस में हम काफी लेट आगे तक चले जाते हैं, तो ऑप्शंस नहीं होते आपके पास। अगर यही बाबर और ऑस्ट्रेलिया की जो 7 विकेटें गिर गई थी 91 पर, मैक्सवेल भी तो आए ना, मैक्सवेल ने क्या शानदार इनिंग्स खेली है। मैन का आप मुकाबला करें आम लोगों से तो वो मुश्किल है। देखिए, क्रेडिट आपको देना, वो मैक्सवेल के लिए मेरा ख्याल है मैक्सवेल के साथ थोड़ी सी जरा ज्यादती हो जाएगी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया वर 49 for 4 इन दी 9th ओवर, और हैट्रिक पे थे अजमतुल्लाह उमरजई। पहले तो आके मैक्सवेल ने वो हैट्रिक को अवॉइड किया, फिर एक उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मानस लबुशेन को रन आउट उनकी वजह से हुआ, वो रन नहीं था, इन्होंने उसको पुश किया, वो बेचारा नहीं पहुंच सका कृष्ण। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि ऑस्ट्रेलिया वाज 7 डाउन फॉर 91, और वहां से क्या होता है, हर आप किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछें, वो कहेगा यार ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जीत सकता, कि स्टिल 200 टू बी स्कोर्ड, और उनके पास मैंने भी मैच देखना छोड़ दिया था एब्सोल्युटली। इसके बाद मैंने कहा फायदा कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो हार गया। लेकिन आप उन दोनों को, पैट कमिंस को और साथ मैक्सवेल को, दोनों को दाद दें। देखें, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, आपको पता है कि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, वो ना कदमों का इस्तेमाल करके बॉल की पिच पे आगे जा सकते हैं, ना बैक फुट पे जा सकते हैं, ना फ्रंट फुट पे जा सकते हैं। तो वो एक फ्रेंच क्रिकेट खेल रहे थे कि उनके फीट जो है वो स्टक है और उनको चारों तरफ शॉट खेलनी है। और उसमें क्या हुआ कि इन दोनों ने आपस में ये अंडरस्टैंडिंग की कि हम रनिंग नहीं करेंगे, जिस एंड पे बॉल अगर चली गई, लेट्स से मैक्सवेल की जगह पैट कमिंस फेस कर रहे हैं, तो पूरा ओवर मेडन खेल दें। और मैक्सवेल को ये कॉन्फिडेंस था कि बेशक पैट कमिंस पूरा ओवर मेडन खेल जाएंगे, मैं अगले ओवर में 2 ओवर का स्कोर एक ही ओवर में कर दूंगा। और वही हमने देखा, तभी तो उन्होंने 68 बॉल्स पे सिर्फ 12 रन्स बनाए हैं। मैं तो उनकी भी इनिंग्स की बड़ी फैन हो गई, पैट कमिंस ने क्या शानदार इनिंग्स खेली है। एग्जैक्टली, और लक फैक्टर भी बहुत सारा नजर आ रहा है कि मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसकी कोई मूवमेंट नहीं है, आप लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी देख लें कि वो बिल्कुल यूज नहीं हो रही, सिर्फ अपर पार्ट जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन और 4 आर्म्स, क्या स्ट्रॉन्ग 4 आर्म्स थे कि जो भी बॉल, लकीली फॉर ऑस्ट्रेलिया, लकीली फॉर मैक्सवेल, कि जो भी बॉल उन्होंने खेला वो या तो बाउंड्री से बाहर गया या गैप में गया और उन्हें चौके मिल गए। तो 21 4s and 10 6s, ये बहुत बड़ा रेशियो है बाउंड्रीज का व्हेन अ बैट्समैन इज स्कोरिंग अ डबल सेंचुरी।
तो हैट्स ऑफ टू ग्लेन मैक्सवेल। बिल्कुल ठीक है। और विवियन रिचर्ड और ब्रायन लारा और इस तरह के जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे ना, इमरान खान, क्रिकेट की तारीख का इससे बड़ा अपसेट भी नहीं हुआ और ऐसी ज़बरदस्त शानदार इनिंग इंडिविजुअल लेवल पे देखी भी नहीं गई। हमाद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा खूबसूरत एनालिसिस किया। अब हमारी तो दुआ है, एनालिसिस के साथ साथ अब हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला अल्लाह करे कि आज का जो मैच है वो कौन हारे? न्यूजीलैंड हारे और श्रीलंका जीते। इसके बाद फिर हम इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराएं, तभी हमारे सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। तो जनाब एक दफ़ा फिर से क्रिकेट की बात करते हैं, और क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो हमारे जो मायानाज कप्तान हैं बाबर आजम, अब उनकी रैंकिंग जो है ना वो 6ठे नंबर पर आ गए वर्ल्ड रैंकिंग में। और शुभमन गिल नहीं, बाबर आजम दूसरे नंबर पर आए हैं। हाँ सॉरी, दूसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर जो इंडियन बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, तो वो पहले नंबर पर आ चुके हैं। और हालांकि लास्ट मैच में परफॉर्मेंस अच्छी थी बाबर की, लेकिन कलेक्टिव अगर देखा जाए जो उनकी मुसलसल कारकर्दगी देखी है तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और तकरीबन नंबर 1 जो बैटर रहने वाले बाबर आजम आईसीसी ओडीआई की टॉप रैंकिंग में तकरीबन 2.5 बरस तक, 2.5 साल, मोर देन 2 इयर्स वो इस पोजीशन पर रहे नंबर 1 पर। और उसके बाद अब शुभमन गिल आ चुके हैं, उनके पॉइंट्स हैं 830, जबकि बाबर आजम के पॉइंट्स हैं 824। तो फ़र्क जो है ना वो थोड़ा कम ही है। तो बाबर आजम 6 पॉइंट्स का फ़र्क आपको कम नज़र आ रहा है? लेकिन वो कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कोई कवर कर सकते हैं। शाहीन का गैप बहुत ज़्यादा आ गया है, शाहीन आफरीदी का गैप बहुत ज़्यादा आ गया। वो नंबर 5 पर आ गया, नंबर 1 बॉलर थे और वो नंबर 5 पर आ गए हैं, तो उनका गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया। अच्छा, ये कवर करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगला मैच जो है वो हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। Exactly. बाबर ने लास्ट टाइम बड़ी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली है और हमें कामयाबी हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस तरह बाबर ने और फ़खर ने ज़बरदस्त बैटिंग की है। तो अब वक्त का और हालात का इनकी डिमांड ही ये है कि बाबर जो है परफॉर्म करें, वर्ल्ड रैंकिंग में तो नंबर 1 पर आएँ, उसके साथ साथ पाकिस्तान को फतह से भी हमकिनार करें। इंग्लैंड में बाबर आजम को उसी तरह जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करना होगा, बैटिंग का, जिस तरह लास्ट मैच में हमने देखा है। बिल्कुल। और जो शाहीन आफरीदी हैं उनको भी लास्ट मैच के अंदर उनको ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव ओवर ये शाहीन आफरीदी को जो है उनके हिस्से में रहा। हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी, उन दोनों ने बहुत ज़्यादा। वैसे शाहीन शाह की कमी हमें बहुत महसूस हुई है इस इवेंट में। नसीम शाह की कमी हमें बहुत ज़्यादा फील हुई। और ये देखिए कि शाहीन आफरीदी जो है वो ऑलमोस्ट उन्होंने 95 रन्स खाए हैं लास्ट मैच में, और जो हारिस हैं उन्होंने 85 रन हैं। तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव ये दोनों बॉलर्स रहे हैं। तो नंबर 1 पर जो है, अच्छा बैटिंग में भी इंडियन बैट्समैन है नंबर 1 पर, और बॉलिंग में भी जो है वो टॉप पर जो पहली पोजीशन पर है वो हम मोहम्मद सिराज है भारत के, वो भी 709 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, इंडिया से हमारे लाख इख्तलाफात, लेकिन इस वक्त आलमी उफक कर इंडिया का तूती बोल रहा है। आईसीसी में बैटिंग में, क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त इंडिया जो है ना बेताज बादशाह है। अच्छा, बैटिंग में भी अनबीटेबल, अनडिफेटेबल, क्या बॉलिंग करते हैं। फिर बैटिंग उनकी देखी जाए, जो चीज़ अच्छी है ना उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो आपका मुखालिफ ही क्यों ना हो। तो जनाब ये तो थी रैंकिंग। अल्लाह करे बाबर दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करें, और शाहीन आफरीदी जो है वो भी अपना खोया मकाम जो है दोबारा से अपनी जगह बनाएं वर्ल्ड रैंकिंग में। अब हेलमेट की ज़रा बात कर लेते हैं। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी कौम, हमारे इदारे हों, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा से बड़ा तगड़ा रहा है, और उस ह्यूमर के अंदर इतना ज़बरदस्त पैगाम दे जाते हैं, इतना ज़बरदस्त मैसेज दे जाते हैं। ये पिंडी जो ट्रैफिक पुलिस है, अब जरा फुटेज आपको दिखाते हैं दिया है कि एक मयारी हेलमेट आपको किस चीज़ को रिलेट किया है, और इतना वैलिड। मेरा सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू हिम, जिसने भी ये रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर से ऑफिशियल जिसका भी आइडिया है, पुलिस ट्रैफिक पुलिस के जिस भी ऑफिसर का ये आइडिया है, सबसे पहले तो हम दोनों हाथों से उसको सलाम पेश करते हैं। इतना ज़बरदस्त आइडिया है। एंजेलो मैथ्यूज़ जो कि अपने हेलमेट की ताख़ीर की वजह से उनको मैच आउट कर दिया गया था, टाइम आउट कर दिया गया था। टाइम आउट करने के बाद हमारी ट्रैफिक पुलिस ने, आपको बताया कि चंद अरसे से हेलमेट के हवाले से बड़ी सख्ती की जा रही है। जो भी लोग रोड्स पर निकलते हैं, इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि वो हेलमेट पहने।
तो अब इस चीज को उन्होंने कहा है कि आप हेलमेट पहने के इससे पहले आप भी टाइम आउट हो जाएं। एग्जैक्टली अच्छा, ये सेफ्टी के लिए है। एक ह्यूमरस तो चले ठीक है, बात ठीक है, लेकिन मैसेज बड़ा जबरदस्त की तस्वीर लगाई है कि जैसे वो आउट हो गए उसके बाद बड़ा चीखते हुए गए थे और लिखा है अफसोस मगर एक म्यारी हेलमेट आपको कितना नुकसान नुकसान से बचा सकता है, नुकसान से बचा सकता है। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने अपने जो एक्स अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल एक्स अकाउंट से उन्होंने ये कमेंट किया है, ये ट्वीट किया है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि अभी भी आप रोड पर निकले ना तो आपको मॉल रोड पर, कैनाल पर, वहाँ पर हेलमेट पहने लोग नज़र आते हैं। लेकिन सुबह के टाइम पर तमाम फादर्स, तमाम कोई ब्रदर, कोई ना कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आता है तो आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होता है कि सब हेलमेट के बगैर आ रहे होते हैं। या वैसे रोड पर भी आप जाएं सुबह के टाइम पर, जो बाकी जगह है वहाँ पर जो मेन शाहराहों से हट के है वहाँ पर हेलमेट के बगैर अच्छा ये पता नहीं क्या हमारे लोगों के माइंड में शायद हमें ये बात समझ नहीं आती है कि अगर ये हेलमेट की पाबंदी आपसे करवाई जा रही है इसमें फायदा आपका है, आपके हेलमेट पहनने से ट्रैफिक बेशुमार हेड इंजरीज के बायस कितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, एक्सीडेंट्स के अंदर जो है वो उनका इंतकाल हुआ है। तो अगर ये हेलमेट पहनते हैं, अच्छा हेलमेट बोझ क्यों समझा जाता है, मुझे ये नहीं समझ आती। हेलमेट अगर आप ले लेंगे 1000-2000 रुपये अगर आप अपनी जान पे खर्च कर देंगे, इसमें आपकी ही सेहत का मामला है, आपकी ज़िंदगी का मामला है, तो हेलमेट को मेक श्योर करें। अच्छा उसके बाद ना जो बाकी आप देखें इस ट्वीट के बाद भी एक मीम्स का तूफान आ गया। मैं देख रही थी किसी का कमेंट, उसने लिखा हुआ था कि अगर तो वार्डन शकीबुल हसन जैसा ना होना तो वो 500 रुपया लेके छोड़ देगा। सेंस ऑफ ह्यूमर में तो इस कौम का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने इस चीज़ को रिलेट किया है ना हेलमेट के साथ, अपनी कैंपेन के साथ, तो ये जो है ना उनको तो हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। इतना कमाल का आइडिया बहुत अच्छा है, ह्यूमरस भी है, ह्यूमरस के साथ साथ बड़ा मैसेज भी इसके अंदर है। लेकिन हेलमेट पहनना है, ह्यूमरस को तो देखना है, बाकी चीज़ें भी देखनी है। आप हेलमेट ज़रूर पहने जब आप बाहर निकल रहे हैं और मोटर बाइक पर सफ़र कर रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। आज इकबाल डे है, 9 नवंबर है। वैसे तो बच्चों को छुट्टी है, इकबाल डे हम यूजुअली छुट्टी करके ही मनाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लामा इकबाल के जो इकबाल डे के दिन से 9 नवंबर को अगर एसोसिएट किया गया है उनकी यौम पैदाइश से, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मीडिया इकबाल डे पर आगाही पैदा करे। अल्लामा इकबाल क्या शानदार मुफक्किर पाकिस्तान जिन्हें कहा जाता है, शायर भी थे, वलवला अंगेज़ शायरी करते थे। और जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात किया था कि वो मशअल राह सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम उम्मा के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए वो मशअल राह है। उनकी शायरी से बच्चों को कहानी मिलती थी, बूढ़ों को जवानी मिलती थी, हर तबके फ़िक्र को इकबाल ने मुखातिब किया है। तो आज के सेगमेंट में हम ऐसे ही इकबाल के ऊपर बात करेंगे और हम चाहेंगे कि इकबाल की फ़िक्र क्या थी, वो जो उनका जज्बा, जो उनका फ़लसफ़ा खुदी था, वो क्या था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, इकबाल के हवाले से बहुत ज़्यादा वोकल हैं और इकबाल के हवाले से हम इनको सुनते भी रहते हैं। खुरम इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम भाई बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। खुरम साहब ये बताइएगा, अक्सर हम आपके लेक्चर्स देखते हैं, माशाल्लाह इकबाल के ऊपर जितना आपको अबूर हासिल है, तो हमारी जो यूथ, हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अक्सर इकबाल ने अपनी शायरी में खुदी का बहुत जिक्र किया है, फिर नौजवान को शाहीन से तशबीह दी है। सर बेसिकली फ़लसफ़ा खुदी था क्या इकबाल का, ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। अल्लामा इकबाल ने जब इसरार खुदी लिखी तो ये उनकी पहली किताब थी और फारसी में थी। तो सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि निकलसन जो उनके उस्ताद थे इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने खुद तर्जुमा किया। तारीख में ये बात हम अपने तालिब इल्मों के आगे नहीं लाते कि रूमी ने तब्रेज़ के ऊपर किताब लिखी जो उसके उस्ताद व मुर्शद हैं। यहाँ निकलसन ने अपने तालिब इल्म की किताब का तर्जुमा किया। उसका प्रीफेस पढ़ने वाला इंग्लिश में सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ, उसने कहा मशरिक से एक लड़का है जो कुछ नई बात, ना ये पैंथियस्टिक सूफीज़म है ना ये हिंदू इंटेलेक्चुअलिज्म है, मगर वो इन दोनों को पाश करके इंसान को इंसान के हवाले कर रहा है। वो इंसान जो जदीद नफ्सियात, जदीद मईशत के नीचे अपना आप खो चुका है, वो उसको उसका पन वापस कर रहा है, लेकिन उसको खुद को ढूंढने के लिए जंगलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मतलब कि वो घर में बैठे भी नानू अकरब के फलसफे से खुद को पा लेगा। अल्लामा का एक शेर है बाल जिब्रील से कि इस पैकरे खाकी में एक शय है सो वो तेरी, मेरे लिए मुश्किल है इस शय की निगहबानी।
वाह। इस बात एहसास कर लेना कि मेरी शहर रग के भी पास कौन है, ये खुदी का ट्रिगर पॉइंट है कि मेरा घर वो सीट है जहां खुदावंद का इजहार हो रहा है। तो जब इंसान अपने आप को, मतलब कि अगर आप अच्छे कपड़े पहन लें तो आपकी चाल बदल जाती है। तो इकबाल कहता है ये इतनी बड़ी आयत तुम्हें नहीं बदल रही, तुम अब भी वला खौफुन डरे बैठे हो, जिसके पास खुदा उसको डर कैसा। ये इकबाल की बुनियादी फिलॉसफी थी, ये जान लेना कि मैं कौन हूं और खुद से आगे निकलना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा महबूब खुदावंद करीम कुल्ल यौमिन हुआ फिशान, हर लम्हे नई तरह जलवागर होते हैं, तुम उनके महबूब हो ना। हर लम्हे खुद को जानो और जो जाना है उसको अनलर्न करके खुद से आगे निकल के दिखाओ। वो जो उस्ताद मुर्शिद अहमद जावेद साहब फरमाते, दूसरों से आगे तो कोई भी निकल सकता है भाई, खुद से आगे निकल के दिखाओ। तो खुद ही है कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ बीइंग, खुद को बनाते रहना, खुद को तोड़ते रहना और खुद की मंजिलें बनाते अच्छा, ये कितना खूबसूरत है कि बात खुद की हो रही है, मैं की नहीं हो रही है। वरना बड़ी एक बारीक सी लाइन है, मैं, जो आजकल हर जगह पर हर किसी में नजर आती है। बुल्ले शाह साहब फरमाया करते थे, मैं अच्छा हूं और मैं बुरी है। वाह। तो मैं बहुत होता है और मैं बहुत बुरी होती है। अल्लामा की खुदी को जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं, ईगो ही लिखते हैं बड़े ई के साथ, but that's not ego as अना, but that's ego as खुद को इतना जानना कि दूसरों की मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर खुशी ले आए। इकबाल आपको सेल्फ की, ये जो बायोलॉजिकल सेल्फ है, इससे आजाद करते हैं। कल मैं पॉडकास्ट करते हुए बता रहा था, इकबाल कायनात मेरे हवाले करना चाहते हैं, जमीन नहीं। इकबाल मुझे प्लैनेटरी बीइंग नहीं बनाना चाहते, कॉस्मोलॉजिकल बीइंग बनाना चाहते। उनका इजहार में सितारों का जिक्र तो छूट ही नहीं रहा। इस साल मैं वजाद भाई केल में जिस किताब पर काम करूंगा, स्पेस ट्रैवल एंड पोएट्री, इकबाल कनात न करे साल में पे पाली अपनी खुदी। तो ये जो बाकी सितारे हैं ना, ये भी अल्लाह ने ही बनाए हैं। जी, बहुत जी। शौक है ना तस्वीर का, उनको कनात ना करे साल में रंगो बू पे चमन और भी हैं, आशियां और भी हैं। हो गया एक नशेमन तो क्या गम, अगर जमीन पर हुक्मरानी नहीं हुई और यहाँ तुम लोग हार गए तो कोई बात नहीं, मुकामाते आओ फगा और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा। और फिर इकबाल जो फरमाते हैं कि क्यों हुआ कुन तेरा निश्तरे तहकीक होते नहीं, क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। तो इकबाल को आसमान की तरफ लेकर जाते हैं। एक ज़िमनी बात कर लेते हैं मौजू से हल्के से हटके। डॉक्टर अदरीस आजाद हमारे बड़े अच्छे उस्ताद हैं, वो कहते हैं इकबाल की सारी पोइट्री एंटी ग्रेविटेशनल है। वाह। हर बुलंदी पर बुलाता है कि ऊपर। अब इकबाल कुछ लोगों को तल्ख लगे कि इकबाल जॉन एलिया नहीं है कि जहां तुम हो वहीं बात समझा दो। जी जी। इकबाल कहते हैं तुमसे कोई बात करनी है, नए अल्फाज सीखो, अपने पैरों के नीचे ईंटें रखो, बुलंदी पर आओ, जरा बादलों के पास आओ, तुम्हें कान में कोई बात बतानी। तो इकबाल उम्मत की तब्दीली में संजीदा थे, अपने मशहूर होने में संजीदा नहीं थे। बिल्कुल। इकबाल आप भी पुराने नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अंदाज इतना कहने को मुख्तलिफ, खूबसूरत, जमाल के पास रखा, कहीं उनकी शायरी जहन की गिरफ्त में ना आ जाए, और जहन जिस चीज को गिरफ्त में ले आता है उसे पुराना कर दे। अभी तक तो अब स्कूल की असेंबलीज में लपे आती है बन के दुआ, हम अभी तक वो इकबाल को याद करते हैं। मतलब इसके अलावा इतनी मजे की स्टोरीज होती थी। वो मकड़ी वाली स्टोरी मुझे याद आ गई, मतलब किस तरह छोटे छोटे, माँ का ख्वाब और फिर वो परिंदे की फरियाद, क्या कमाल इकबाल ने हर लेवल पर आके खुरम भाई जो पोएट्री की है। वजाद भाई माँ का ख्वाब देखे ना, माँ का ख्वाब है हमारे यहाँ बच्चे नु लाड, इकबाल कहते हैं तू लाड कर कर इन्हू मारता, तू जो दुआ के बाद फूक मारती है ना माए पंजाब में फूक, उससे इसकी शम्मा बुझ गई, इसको खतर में डाल, इसको अपने से दूर कर, क्योंकि मोहब्बत कहते हैं फिराक और वसल के दरमियानी फासले, महबूब वो है मैं यहाँ हूँ बीच में मोहब्बत होती, इसे दूर भेज। वो फिर जिस तरह बच्चे, वो जिस तरह फिर माँ के ख्वाब में इकबाल ने वो जो उनका एक वो मिसरा मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, जिसमें इकबाल अपनी बच्चा अपनी माँ को मुखातिब करते हुए कहता है कि जिसकी माँ दुनिया से चली जाती है कि तमाम उम्र तू मेरी खिदमत कर रही, मैं इस काबिल हुआ तो तू चल बसी। ये इकबाल की जो शायरी हम देखते हैं एक बहुत बड़े कैनवस पर ग्लोबली उनकी शायरी है, उम्मत को लेकर, फिर एक बच्चे के लेवल पे आके परिंदे की फरियाद। दूसरी चीज़ ये बताइएगा खुरम भाई, ये जो इकबाल का तो वैसे हर शेर जो है वो अपने अंदर इतनी फसाहत तो बलागत रखता है, इतना वसी उसका मफहूम है कि उसी एक शेर के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी जा सकती हैं।
ये जो शेर अक्सर हम सुनते हैं कि परवाज़ है दोनों की किसी जहां में, शाही का जहां और करगिस का जहां और, जरा इस शेर पर रोशनी डालिएगा। नहीं, दुनिया की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। अल्लामा इकबाल ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि मजहब हाफिजा नहीं होता, बिल्कुल, मजहब इजहार होता है। अल्लामा इकबाल ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम के प्रीफेस में लिखा है, कुरान इज नॉट बुक ऑफ आइडियाज, इट इज बुक ऑफ डीड। वो जो अहमद जावेद साहब फरमाते हैं, इल्म जानना नहीं होता, इल्म बनना होता है। इकबाल ने काफी अरसे बाद मुसलमानों पे बात बताई थी कि कुरान को जहन में हाफिजे के सुपुर्द कर देना इस्लाम नहीं है, इस्लाम इजहार है, थॉरो एंड थॉरो। मतलब कि तुमसे दलील तलब ही ना की जाए, तुमसे दलील तलब ही ना की जाए कि बताओ तुम मुसलमानों, तुम्हारा वो हुस्न तेरे दी सिर्फ की आंखा काफिर कलमा बोले, तुम चल रहे हो, तुम्हारी नोबेल प्राइजेस, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी तहकीक देखने के बाद लोग पूछे भाई ये मुसलमान ऐसे तो नहीं कि बीमारी आ जाए तो वैक्सीन के लिए मुसलमान उम्मतों की तरफ मुंह हो, तो वो नहीं हो रहा ना। तभी तो हम अब आज का दौर दलाइल का दौर नहीं, ऐसा ऐसा आलिम मिलेगा और ऐसे ऐसे दलाइल 3-3 घंटे की उनके वीलॉग सुनने, लेकिन पूछे जनाब जो जानते हैं उस पर अमल कर लेते हैं, बस बात जानने अच्छा, अब वैसे ये जो इतने 3-3 घंटे वाले व्लॉग्स हैं और ये जो हर कोई 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठा है, ये सिर्फ फ़िरका वारियत का दर्स दे रहा है। कोई भी जो मुझे लगता है कि फ़िरका वो कभी भी इकबाल नहीं पढ़ाता होगा, जज्बा खुद ही पैदा नहीं करता होगा नौजवानों में जो मसाजिद में आते हैं, कोई भी इस तरह से उनको बताता नहीं होगा कि आपने बटना नहीं है, तफरीक का शिकार नहीं होना है। वजाहत भाई और मगाने हिजाज में अल्लामा ने कहा ना, अगर साहिब हंगामा ना हो मिंबर मेहराब, अगर मिंबर पर बैठा आदमी जो शायरी जो आयत पढ़ता है उसको जीता नहीं है, जो आइडिया मजहब का रखता है उसे लिव नहीं करता, दीन बंदा मोमिन के लिए फिर मौत है या ख्वाब। फिर मजहब जैसे आपने फरमाया खातून ने कि फिर मजहब वही काम करता है, या मौत बन जाता है या ख्वाब बन जाता है, तो आपके सामने है, तो कोई दूर की बात ही नहीं। तो अल्लामा इकबाल बहुत पहले ये भांप गए थे, जब वो उन्होंने दोबारा जब अपनी फरिश्तों वाले खिताब वाले जबरील में उन्होंने कहा था ना, क्यों खालिक को मखलूक में हायल है पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो, तो वो किसको कह रहे थे? हमें ये पूछना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल सारी जिम्मेदारी उम्मती को दे रहे थे कि तुम्हारे नबी और तुम्हारा खुदा। अब भाई इसके दरमियान जिस तरह जाती जिंदगी में संजीदा हो और नया कपड़ा आता है खरीदने जाते हो, नया बर्गर आता है खाने जाते हो, ऐसे ही भागो और नई किताब खरीदो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक जाती शनाख्त है और एक तुम्हारी तहजीबी शनाख्त है। और एक जो बात मैं हर लेक्चर में करने की कोशिश करता हूँ, हमने अल्लामा इकबाल को कैद कर दिए चंद अशार, और ये अब हमें मान लेना चाहिए। उन्होंने 12,000 अशार लिखे हैं, हमें उनके 6 अशार आते हैं टोटल। एवरेज पाकिस्तान को 3 अशार नहीं आते। अल्लामा इकबाल अपने मुल्क में बेस्ट सेलर नहीं बन सके, ना वो पेंटर है कि उनको कमरों में टांग दो। ही इज अ पोएट। एक पोएट को कैसे डेडिकेशन दूंगा? उसकी शायरी पढ़ के और उसको तहकीक में ला के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम नहीं किया। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमसे तवक्को कर रहे थे कि मुतफर्रिक उलूम पढ़ेंगे। आपने फरमाया कि क्या हमारी मसाजिद में या हमारे मदरसों में, क्या स्कूल कॉलेजों में इकबाल पढ़ाया जाता है? कौन सा इकबाल आप पढ़ाएंगे? अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं मैं जवानी उर्दू की बुक में बस एक चैप्टर था, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ, मैं जवानी में इल्हाद में चला जाता अगर मैं वर्ड्सवर्थ को ना पढ़ता। कोई है जो इतना बड़ा दिल वर्ड्सवर्थ के लिए रखता हो मगरिब में भी? अल्लामा इकबाल ने शेक्सपियर पर नज़म लिखी कि कायनात अब दोबारा शेक्सपियर पैदा ना करेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी कायनात के राज आम आदमी को बता देते। कोई करेगा? और होमेज टू शेक्सपियर किताब में नज़म शामिल की गई। इकबाल ने आइंस्टाइन के ऊपर नज़म लिखी और कहा कि मूसा की नस्ल को ज़रतुश्त का तोहफा हो गया, आइंस्टाइन आ गया। क्या चाहते थे इकबाल? इकबाल चाहते थे वर्ड्सवर्थ की शायरी भी पढ़ना। मदाही कर रहे हैं ना इकबाल, तारीफ कर रहे हैं। तो मैं अगर मोहब्बत करता हूँ तो अपने महबूब की हर चीज से मोहब्बत करूंगा। जहां जहां वो जाता है, जो जो वो चखता है, वो सब मुझे महबूब होगा। क्या मैं वर्ड्सवर्थ को जानता हूँ? क्या मैं शेक्सपियर से वाकिफ हूँ? क्या मैं आइंस्टाइन से वाकिफ हूँ? नॉट एट ऑल। 200 मुख्तलिफ मगरबी मुफक्किरीन का जिक्र इकबाल ने शायरी में क्यों किया? ताकि हम उनको पढ़ें। नहीं, इकबाल ने हमें कहा खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग। वो पढ़ के कहा था, पढ़ के कहा था, बगैर पढ़े नहीं कहा था। और फिर अगर ये शेर कहा था तो बाकी अशार भी इकबाल ने ही लिखे हैं, जहां वो कहते थे कि उनको पढ़ो, उनकी तारीफ करो। इकबाल ने जो गोयटे की तारीफ की, हम उसको अपने दिलों में जगह ना दे सकें। जो इकबाल ने नीट्शे की तारीफ की है बाल जबरील में, फारसी कलाम और जावेद नामा में। पर्पस क्या था इकबाल का ग्रैंड?
मुतफर्रिक अलूम पढ़ो, स्पेशलाइजेशन से दूर हो जाओ। जदीद दौर सिर्फ एक फील्ड का आलिम और पूरी कायनात का जाहिल बना रहे हैं स्पेशलाइजेशन का। और इकबाल का पूरा डिस्कोर्स अपने नौजवानों से मुतफर्रिक अलूम का था। इकबाल ने पॉलिटिक्स पर लिखा, मजहब पर लिखा, शायरी पर लिखा, लिटरेचर पर लिखा, साइंस पर लिखा, क्वांटम फिजिक्स पर लिखा, कानून पर लिखा। ये सिर्फ 5-6 जो मुझे फौरन याद आ। अच्छा खुरम, हमें क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है। लास्टली ये बताइएगा कि नौजवान नस्ल को आज की कैसे इकबाल के साथ रिलेट किया जा सकता है? इकबाल की शायरी में उनके लिए क्या पैगाम है जो खासतौर पे हमारी यूथ हमें इस वक्त सुन रही है? मेरे ख्याल से इकबाल मुकम्मल जिंदगी यार तुम्हारे हवाले करना चाहती है। मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ तो हमारी नौजवान आजकल एक लफ्ज से बड़ा मजा लेती होती है, ट्रांस। इफ यू वांट ट्रांस इन लाइफ गो एंड रीड इकबाल। मेरी नवाए शौक से शोर हरी में जात में, गुलगुला हाय लम्हा बुत कदा सिफात में, हूरो फरिश्ते असीर मेरे तखय्युलात में, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात। वाह। इकबाल ऐसा बनाना चाह रहा है जिसकी निगाह से कायनात हिल जाए, और नामुकम्मल कायनात को मुकम्मल बनाने वाली जिम्मेदारी इकबाल तुम्हारे हवाले कर रहा है। अब क्या वजह रह जाएगी मैं इसको ना पढ़ूं? तो इकबाल सिर्फ शायर हैं, फलसफी हैं। इनको एक ही क्रेडिट का तरीका वाले जबरील घर लें, रोज 1-2 अशार पढ़ें और उनको देखें कि इकबाल कितना कॉस्मोलॉजिकल व्यू मेरे हवाले कर रहे हैं। एंड देयर इज नो अदर वे आई गेस। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इकबाल के फ़लसफ़े खुदी पर रोशनी डाली। खुरम का बहुत शुक्रिया। और इकबाल का पैगाम बिल्कुल सही कहा है कि हर किसी को अपने घर में कोई ना कोई इकबाल का एक दीवान अपने घर रखना चाहिए है, जिसको पढ़कर हम ये समझ तो सकें कि आखिर जो इतने बड़े मुफक्किर थे, पूरी दुनिया ने जिनसे अपने अपने हिस्से की रोशनी कशीद की है, आखिर उनके फ़लसफ़े खुदी में पैगाम क्या है, हमारे लिए उससे क्या दर्स मिलता है, ये इकबाल को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूवर्स। और अभी जिस इशू पर हम बात करने जा रहे हैं, वैसे इश्यूज़ क्या, जो हमारे गेस्ट हैं मोस्टली जो इश्यूज़ हैं वही हाईलाइट करते रहते हैं, और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग रखी हुई है, और लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जिन चीज़ों पर एज आ सोसाइटी हम आंखें बंद कर लेते हैं, कोई ऐसा शख्स तो आगे आना चाहिए है जो कि इन मसलों को हाईलाइट करे ताकि पता चल सके और अच्छा को। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, इतनी बड़ी कुव्वत बन चुका है, अगर आप इसका मस्बत इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी नफासत के साथ जो हमारे मुआशरे के ईवल्स हैं ना, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं। अब्दुल मतीन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग अब्दुल मतीन आपको। अब्दुल मतीन, हम ये देखते हैं कि आप बड़ा पॉजिटिव यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, और आप आवाम की आवाज़ बनते हैं, आवाम के मसाइल को उठाते हैं, आप एडवोकेट भी हैं। ये बताइएगा, पुलिस पर बहुत ज़्यादा आप पुलिस के रवैये पर बात करते हैं, उनकी करप्शन को मंजर आम पर लेकर आते हैं, बड़ी ख़तरनाक जगहों पर हाथ डालते हैं, आप पर 2-3 अटैक्स भी हो चुके हैं। तो ये आइडिया आया कहाँ से, और क्या आपने सोचा कि यार इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए? उजाद भाई, ये आइडिया नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मैंने जब एडवोकेसी का आगाज़ किया तो मेरे पास बड़ी ऑप्शंस थी कि मैं सिविल प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर सकता हूँ, पब्लिक लिटिगेशन में जा सकता हूँ, टैक्सेशन की फील्ड में जा सकता हूँ, जो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था। लेकिन जब इस फील्ड के अंदर मैं आया तो मुझे अंदाजा हुआ थानों में जाने का। वहां पर जाकर मैंने देखी इनकी एट्रोसिटीज, इनकी क्रुएलिटीज और इनके इलीगल बिहेवियर्स जो हम कानून में पढ़ते थे कि ये नहीं होना चाहिए, वही हो रहा होता। पहली मर्तबा हुआ ये कि बतौर वकील मैं जो देखता था मैंने दिखाना शुरू कर दिया लोगों को। अब लोगों को ऐसा लगता है शायद मैं कोई मीडिया पर्सन हूं, कोई मीडिया पर्सन नहीं। मैं वो चीज दिखा देता हूं जो मीडिया पर्सन नहीं दिखा सकता। उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, आप जनरल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। मेरे पास जो नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो फील्ड के अंदर है। मैं जो चीज दिखाता हूं वो उसका वाकई कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो ये चीज मैंने दिखाना शुरू कर दी। तो ये आइडिया नहीं था, ये एक मूवमेंट थी, और मूवमेंट ये इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा असर दिखाएगी। एंड हु सपोर्ट यू थ्रू आउट, जब से ये आपने सिलसिला शुरू किया है, ज़ाहिर है बाकी आपके कॉलीग्स भी आपको ज्वाइन कर चुके होंगे। एब्सोल्युटली जो लॉ को जिस तरह आप समझते हैं शायद एक नॉर्मल बंदा नहीं समझता, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल है पुलिस वालों के साथ इस तरह से। तो आपकी मूवमेंट में ये कौन कौन अभी शामिल है जो इस तरह से आपका साथ दे रहे हैं? मैडम, इस मूवमेंट के अंदर तकरीबन सारे वकला शामिल हैं। राइट।
प्रैक्टिकली हमारे ग्रुप बन चुका है जिसमें 8 मेंबर्स हैं एंड दे आर फुली सपोर्टिंग आवर मूवमेंट। यानी जहां पर कभी मुझे कोई जरूरत होगी तो वो 8 में से 8 बंदे मौके पर पहुंचे होंगे, राइट। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो वो 8 बंदे हैं, अगर मैं थ्योरेटिकली देखूं तो तमाम वुकला नहीं बल्कि पूरी कौम इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। हम भी वीडियोस देखते हैं कि बड़ा ख़तरनाक जगहों पर आप हाथ डालते हैं, जान का भी ख़तरा होता है। लेकिन अब्दुल मतीन, दूसरी जानिब ये आसान भी होता है कि दूसरे इदारों के ऊपर यानी कि बात करना, उनकी करप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, जिस तरह आप इतना वोकल होकर बात करते हैं। कभी इसके अलावा आपकी जो वुकला बरादरी है, आपको बताया काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं, ये बहुत मुश्किल होता है अपने ही सफ़ों के अंदर उन लोगों को भी हाईलाइट करना जो इस काले कोड का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कभी आपने अपने वुकला बरादरी के भी इन इश्यूज़ को उसी तरह हाईलाइट किया है जैसे पुलिस की करप्शन के बारे में बात करते हैं? मैं कभी भी डिपार्टमेंट की करप्शन पे बात नहीं करता, डिपार्टमेंट में मौजूद काली भेड़ों की करप्शन पे बात करता। जी जी। मेरी कोई भी वीडियो आप देखें तो उसमें स्पेसिफिकली अगर कोई थाना है तो मैं थाने पे बात करता हूँ, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अंदर मैं घसीटता नहीं हूँ, पहली बात। दूसरे नंबर पे मेरी वीडियो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट पे नहीं है, मेरी वीडियोस फौज पर भी हैं, मेरी वीडियोस पुलिस पर भी हैं, मेरी वीडियोस बैंक्स पे भी हैं, मेरी वीडियोस तकरीबन हर डिपार्टमेंट पे आ चुकी हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर तकरीबन हर प्रोग्राम के ऊपर मेरी वीडियो आई हुई है। रह गई बात अपने वुकला की, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितना मैं अपने जुडिशियल डिपार्टमेंट पर बोलता हूँ, मजिस्ट्रेट साहब तक के ऊपर मेरी वीडियो बनी पड़ी है, मेरी वीडियो बार के प्रेसिडेंट्स तक बनी हुई है, राइट। तो जो करप्शन मुझे जहां पर नजर आती है हम दिखाते हैं। अभी लाइब्रेरी का इशू बना था, इतना दबंग स्टाइल, मतलब डर नहीं लगता? अक्सर तो माएँ घर में कह देती होंगी ऐसा कुछ ना करना, घर वाले मना तो करते होंगे। मैडम ऐसा नहीं है। उसकी वजह भला क्या है? मेरे वालिद साहब वकील हैं, मेरे 2 भाई वकील हैं, मेरी सिस्टर भी माशाल्लाह जज भी रही हैं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो मेरी वालिदें हैं उनका दिल गुर्दा बहुत बड़ा है। अरे वाह, राइट। हाँ। वो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देते कि पुत्र तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तुम्हारे लिए ये मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। नो प्रॉब्लम पुत्र, जो करना है कर, बस ईमानदारी नल करना। अच्छा, जब अटैक हुए थे आप पर तो वो क्या मामला था? फिर घर वालों का उस पर क्या रिएक्शन था? मैंने उसको इतना हाईलाइट नहीं किया, वो 1-2 इंटरव्यूज में आया तो हाईलाइट हो गया। हाईलाइट नहीं मैंने इतना किया, ब्रस्ट लगा था पूरा। अच्छा। यस। और वो इस तरह हुआ, मेरे पास अभी भी वो शलवार कमीज पड़ी है, गोलियां निकली हैं, उसमें से सुराख हो गए, एक भी गोली मेरे जिस्म से नहीं निकली। वाह। इस लेवल का वो अटैक था। बाय द वे बंदे भी 6 थे, मैं अकेला था। वहां से मैं किस तरह बच के निकला हूं आई नो, राइट। लेकिन उस मामले को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। हमने एप्लीकेशन दी मुतलका थाने में, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अगले दिन 50 वकील इकट्ठे होकर थाने पहुंच गए। टेंशन पड़ गई उन सबको। बाय द वे उस मामले को मैंने वहीं पे खत्म कर दिया। उसकी वजह ये है कि मेरे जैसा बंदा जब अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर बार बार थाने जाएगा ना, तो मेरी जो मूवमेंट है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। हाँ। तो मैं उसको मुतासर नहीं होने। तो आपकी वीडियोस पर कैसा फीडबैक कैसा आता है? पब्लिक रिस्पॉन्ड कैसे करती है? एज अ सोशल मीडिया स्टार आप आ गए ना, तो वो मीडिया किस तरह से ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड करती है? मैडम, बात मेरी जो होती है वो वही है जो लोग फेस कर रहे हैं। मैं अगर झूठे पर्चों की बात करता हूं तो ये वही बात है जो लोग फेस कर रहे हैं। मैं इलीगल डिटेंशंस की, इलीगल अरेस्ट की बात करता हूं तो वही बात है जो लोग फेस कर रहे हैं। अब लोगों ने अपने ऊपर कोई वकूआ होते हुए देखा है और उनको कोई ऐसा बंदा नजर आता है जो उस वकूए से बाकी लोगों को बचा रहा है, तो वो उसको पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर लेते हैं। अच्छा, जब आपकी कोई प्रोसीडिंग होती होगी, हियरिंग होती होगी जिसमें आप जाते होंगे बतौर एडवोकेट, तो जज साहब भी थोड़ा सा होते तो होंगे, जानते होंगे आपको कि यार ये तो बड़े दबंग हैं, ये ना हो कि मेरे भी एक वीडियो बना दे बाहर निकल के। वजाहत भाई, इसमें कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो न्यूट्रल होने का दावा करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि असल न्यूट्रल जुडिशरी ही है। हम कोर्ट्स में जाते हैं, जजेस नो मी वेरी वेल, जानते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। राइट। एट दी एंड जब डिस्कशन करके जब ऑर्डर हो जाता है तो एंड पर जाकर बताते हैं मियां साहब आपकी वीडियोस हम भी देखते हैं। अच्छा। राइट। यानी हमारी पर्सनैलिटी का उनके ऑर्डर्स पर असर नहीं होता,
बड़ा शफाफ ऑर्डर होता है। बिल्कुल ठीक। हाँ। और न्यूट्रलिटी होनी भी चाहिए। जाहिर है जब मुआशरे में इंसाफ के लिए यही कोर्ट्स तो है ना, तो जो क्लाइंट्स हैं जब वो आपसे कोई मदद मांगते हैं, अब जाहिर है हर कोई तो लॉयर को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो आगाही के लिए भी कुछ उनकी बनाते हैं। अक्सर हमारे यहाँ पर तो होता है कि FIR दर्ज नहीं होती, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हो जाए तो FIR दर्ज नहीं होती। तो क्या ऐसे लोगों को गाइड आप करते हैं कि किस तरह से वो बगैर कोई सिफारिश किए, किसी का हाथ नहीं भी पड़ता तो वो डिमांड कर सकते हैं FIR की? मेरी हर दूसरी और तीसरी वीडियो इसी मौजू पर है कि FIR किस तरह दर्ज करवानी। हाँ। सिंपल है। परसों चौथ को एक वकुआ पेश आया मेरे दफ्तर के बाहर। अच्छा। और लड़कों ने ना फायरिंग की। आप अंदाजा करें कि उन चारों लड़कों को मैंने मौके पे पकड़ लिया अपनी गनमैन के साथ मिलके। ठीक। पकड़ के मैं अंदर ले आया। मैंने 15 पे कॉल की, मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैंने उनके अंगूठे लगवाए एप्लीकेशन पे, इस मकसद के लिए कि मेरी एप्लीकेशन पर उनके अंगूठे लगे हैं तो इसका मतलब है कि मैंने मौके पे वो पकड़े थे जी। पुलिस वाले उनको छोड़ेंगे भी तो मेरा सबूत होगा। राइट। मैंने एप्लीकेशन मार्क करवाई, थाने पहुंच गया, डाले में लड़कों को भी बैठा लिया। मैंने कहा जी आपने फायरिंग की है, अब आपको इसका मजा तो चखना पड़ेगा। हाँ। राइट। आप मोहल्ले के 2 नंबर गुंडे बने हुए हैं। अब हुआ ये कि मुझे पूरे इलाके से काले आना शुरू हो गई। मतीन भाई है साडा पुत्र है, ताड़ी मेहरबानी इनू छाड़ दो, ऐ साडा पुत्र है, ताड़ी मेहरबानी इनू छाड़ दो। मैंने कहा जो भी मामला आप थाने में है, थाने में सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसी दौरानी में हुआ कि थाने का SHO मुझे कहता है कि आपने किस कानून के तहत इन 4 लड़कों को बैठाया अपने दफ्तर में। अच्छा। मैंने कहा मैं आपकी अक्ल को साथ सलाम करता हूं। 12 लड़के बाहर फायरिंग कर रहे हैं, मैंने 4 को पकड़ के अंदर बैठा लिया, तो आप मुझे कहते हैं किस कानून के तहत बैठाया है? आपका गार्ड मौके पर कहां पर था? मैंने कहा गार्ड ने मेरे साथ मिलकर पकड़ा इनको। तो उसने चूड़ियां पहनी हुई थी। मैंने कहा उसने चूड़ियां पहनी हैं या नहीं ये तो बात की बात है, अब आपके पास ये आ गए, आपने चूड़ियां पहनी है या नहीं ये अब पता लगेगा। काटे इनके ऊपर पर्चा, घसीटा गया, फिर अंदर करो। फिर वो लड़के थे छोटे छोटे 16-17 साल के, 15 साल के। मैं नहीं चाहता था FIR का कलंक उनके ऊपर लगे, अंडर एज के, राइट, माइनर से। उसकी वजह ये है कि उनके वालिदैन बड़े मासूम थे। अगर एक मर्तबा उनके ऊपर पर्चा हो जाता, उसके बाद उनके वालिदैन ने किस तरह घसीटियां खानी थी अगले 2 साल, वो एक अलग परेशानी थी। क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी आ जाता है, करियर सारा दांव पे लग जाता है। तो उनको मैंने मौके पर माफ कर दिया। अब मामला ये है कि मैंने, आपका सवाल ये था कि पर्चा कटता है कि नहीं। और फिर एक पर्चा कटने के साथ साथ ये होता है कि कौन सी क्लॉज, कौन सी दफात बीच में आए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस वाले हल्की फुल्की सी कोई दफात लगा के जिसके इजीली जमानत भी हो जाती है, तो वो क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ की कौन सी दफात है, FIR को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, ज़िम्नियाँ कैसे पुर होनी है, ये बड़ी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैडम फिजा, पहला तो जो पिछला सवाल है मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। पर्चा काटने के वाले से SHO साहब को मैंने बताया, SHO साहब ये पर्चा IG भी नहीं रोक सकता, एंड यू नो वेरी वेल। उसकी वजह वो जानते हैं कि अगर वो पर्चा रोकने की कोशिश करेंगे, एक लड़के का सर भी फटा था, उसकी MLC भी मेरे पास पड़ी थी, मैं अगले दिन कोर्ट में चले जाऊंगा। 22A-22B CRPC की 2 सेक्शंस हैं जिसके तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियार है कि जो पर्चा थानेदार नहीं काटता उसको डायरेक्शंस पास कर दी जाए पर्चे की। नहीं पर्चा होता मैं कंप्लायंस में चले जाता, नहीं होता मैं इस्तिगासे में चले जाता। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ राइट्स हैं अपना पर्चा कटवाने की, बिकॉज यू नो दैट। राइट। दूसरे नंबर पे बात आ गई पर्चे को मजबूत बनाने की। पर्चे को मजबूत बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि जो वकुआ पेश आया बिल्कुल आपने उस तरह बताना है। आप अंदर अपना झूठ, फरेब, सच को माउल्ड करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, उसका नुकसान आपके पर्चे को। अच्छा अब्दुल मतीन, ये बताइएगा, अक्सर ऐसा होता है, ये नेचुरल है, जब आपको थोड़ी सी पावर या इख्तियार मिलता है, अब थोड़ा सा आपको फेम मिलता है, तो उसका इंसान कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा भी उठाता है, कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी हो जाता है, इंटेंशनली कहें या अनइंटेंशनली कहें। तो आपसे भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया हो, या जज साहब को पता हो यार ये तो बड़ा फेमस बंदा है, तो आपने उसका ज़रा कभी गलत इस्तेमाल किया हो, या कहीं ना कहीं जिस तरह हमारे सोशल इवल्स हैं उनमें एक ये रवैया भी हमारा देखने में आता है, इवन मीडिया वाले हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले वजाहत भाई बताया कि जजिस का रवैया बड़ा न्यूट्रल है। लोग जुडिशरी को लेकर अभी तक उनका एतमाद इसलिए बहाल नहीं हो पाया कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने हमेशा अदलिया को
गंदा करने की कोशिश की। हम इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, हम जानते हैं कि काली भेड़ें इस डिपार्टमेंट में भी हैं, लेकिन जुडिशियल डिपार्टमेंट के अंदर न्यूट्रलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं जितना मर्जी फेम ले लूं, जब मैंने कोर्ट में जाना है तो मैंने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, मेरे आर्ग्यूमेंट्स में दम होगा, एब्सोल्युटली, मेरे सर्कमस्टांसेस में दम होगा तो मुझे रिलीफ मिलेगा, वरना दुनिया का कोई माई का लाल मुझे रिलीफ, हाँ वक्ती तौर पे हो सकता है कोई अंडर प्रेशर होकर मेरे हक में कोई छोटा सा रिलीफ दे भी दे, लेकिन अगली पार्टी अपील में चले जाएगी, जजमेंट अपील में चले जाएगा जब केस, तो उसके बाद दूसरा जज आ गया, बड़ा जज आ गया, हर जगह आपका ये काम नहीं है। तो आगे बार भी कोई इलेक्शन वगैरह लड़ने का कोई इरादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। मतलब इसी मूवमेंट पे फोकस करेंगे आप अपनी? मेरा फोकस ही सर वजाहत भाई इस मूवमेंट के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि अगर हमने इलीगल अरेस्ट, इलीगल डिटेंशन, फेक कंकोक्टेड और फिक्टिशियस किस्म की एफआईआर पे कंट्रोल पा लिया, समझ ले हमारी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। और ये हमने इस मूवमेंट को इस लेवल तक पहुंचाना है कि पूरी दुनिया कहेगी कि यार आर्टिकल 10A पे जो मूवमेंट पाकिस्तान में स्टार्ट हुई है वो पूरी दुनिया में स्टार्ट होनी चाहिए, इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है। और ये बाकी जो आम आवाम है उनके रिलीफ के लिए बड़ी अच्छी है, दुनिया और आखिरत दोनों ही सवर जाएगी। लास्टली एनी मैसेज अगर आपको देना चाहें ऑडियंस को स्पेसिफिकली? मेरा ऑडियंस को तो कोई मैसेज नहीं है, मेरा मैसेज वुकला के लिए है। ओके। उसकी वजह ये है कि इस दौर में सबसे ज्यादा कौम को जरूरत है अच्छे वुकला की। हर वकील की जिम्मेदारी है कि आप अपनी लीगल फीस चार्ज करते हैं, उसके अलावा प्रो बोनो केसेस भी डील करें। प्रो बोनो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मूवमेंट के अंदर जब हमने स्टार्ट करनी है तो उस मूवमेंट के अंदर हमने कोशिश ये करनी है कि हर थाने के साथ, हर मुतलका थाने के साथ 2 से 4 वकला की एक टीम होगी। हर थाने के बाहर हमारा एक बैनर लगा होगा कि मुतलका थाने से आपको कोई प्रॉब्लम है इस नंबर पे राब्ता करें। जैसी कॉल आएगी हमारी वकला की टीम फौरी तौर पर थाने में पहुंचेगी, रिलीफ ला कर देगी। कोई प्रेशर नहीं हम डाल सकते पुलिस वालों पर, लेकिन कम से कम उनको इलीगल जो वो वर्किंग करते हैं उससे हम रोक सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग से। चलें जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद, बहुत शुक्रिया आपके जज्बात का। आप जो बातें कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारी जो वकला कम्युनिटी है, अच्छा उनके फील्ड के एक्सपर्ट को सामने आना चाहिए है अवेयरनेस देने के लिए लोगों को। हम हाजिर होते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। लास्ट सेगमेंट जो है हमारा फिटनेस का है। फिटनेस को लेकर यकीनन इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें था बेसिकली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है। तो जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है वो आपकी सेहत होती है। yes. अगर आपकी हेल्थ है, आपको खाना पीना, चहलना पहनना टहलना हर चीज़ अच्छी लगती है। और अच्छी हेल्थ के लिए आज के टाइम में अच्छी हेल्थ बहुत ज़्यादा चैलेंज भी है। याद है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये हम बचपन में पढ़ा करते थे, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन आज के इस टाइम में मैं समझता हूँ फिदा कि ये खुद एज इट सेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज है। जंक फूड है, सोशल मीडिया का टाइम है, गैजेट्स में हम लोग इस हद तक पेनिट्रेशन कर चुके हैं, इस हद तक हम गैजेट्स के नशे में कभी कुछ गैजेट्स के नशे में इस हद तक हमें इसकी लत पड़ चुकी है कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई हैं। तो टाइम बीइंग तो हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र थोड़ी सी ढलती है तो जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो जाता है, फिर समझ आता है कि हम फिट रहे नहीं है। तो ऐसे आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ये बड़ा ज़रूरी है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मुझे तो उनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए उस वजह से इतनी हैरत भी हो रही है कि ही इज़ अ PhD, ही इज़ अ डॉक्टरेट, ठीक, और उसके साथ साथ मिस्टर यूनिवर्स, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैरी करना बहुत चैलेंज होता है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये बहुत। तो विदाउट एनी डिले डॉक्टर यासिर हमारे साथ मौजूद है। उन्हें कहना चाहिए मिस्टर यूनिवर्स बेसिकली आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे किया, स्टडी PhD करना और फिर उसके साथ आपने अपना फिटनेस और एक्सरसाइज, कितने घंटे आप दोनों चीज़ों को देते थे? हमसे तो एक चीज़ First of all, thank you very much for taking me at this platform. I'm really grateful. आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। आपके सवाल के मुताबिक how I manage this
equally in my educational career or also in my sports career. How I excelled in both. मतलब ये सवाल अक्सर मुझसे लोग करते हैं तो कि जी आप इतने सारे काम आपने कैसे किए, तो मैं उनको शॉर्ट सा जवाब देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो काम मेरे सामने आ गया फौरी तौर पे या उस वक्त उन सर्कमस्टांसेस में, मैंने कोशिश की कि उसको बहुत अच्छी तरह करूँ। और सेकेंडली जो मेरी फिलॉसफी है लाइफ की वो ये है कि ज़िंदगी एक मिली है, इसी में जो कुछ करना है आपने करना है, बिकॉज दूसरा चांस नहीं मिलेगा और आप दूसरे चांस के ऊपर आके दोबारा से उन ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते। सो जो काम सामने आ गया उसको पूरा दिल लगा के इतने अच्छे तरीके से करें कि यू एटलीस्ट फील सेटिस्फाइड, आप खुद सेटिस्फाई हो उसके पे कि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया। सो रिगार्डिंग माई रूटीन, तो स्टडीज भी बहुत मुश्किल थी। आई एम बेसिकली अ वेटनेरियन। I did my graduation in veterinary medicine, Doctor of Veterinary Medicine from University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. Then उसके बाद और मैं 2005 में पहली दफ़ा तीन में मिस्टर यूनिवर्सिटी बना, 5 में मिस्टर ओकाड़ा बना। फिर कैरियर चलता रहा, ट्रेनिंग भी साथ चलती रही, जॉब भी चलती रही डिफरेंट जगहों के ऊपर। 2013 में मैंने एमफिल कंप्लीट किया। फिर उसके बाद इससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी सोशियोलॉजी में की और 2010 में मैंने अच्छा, ड्रीम क्या था आपका? मॉनिटरिंग एंड ड्रीम क्या था? बॉडी बिल्डिंग में आगे जाना या स्टडी में फोकस करना, पढ़ाई को करना? ये ड्रीम था कि मैंने पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट बनना है। वाह। तो प्रेशर, फैमिली का प्रेशर किसके था कि पढ़ लो या फिर मुकाबले लड़ लो? और दूसरा ये बताएं सर, टाइम किस तरह मैनेज करते थे? दोनों चीज़ों को टाइम देना बड़ा मुश्किल चीज़ है, कैसे सर मैनेज किया आपने दोनों चीज़ों को? सर डेडिकेशन और डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ ही हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैं पढ़ता था, जॉब भी करता था। जब मैं सोशियोलॉजी में एमएससी कर रहा था तो मैं जॉब भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था, ट्रेनिंग भी कर रहा था, तो तीनों काम कर रहा था। मैं अपनी जॉब से अर्न करता था और वो पैसे अपनी ट्रेनिंग के ऊपर और अपनी स्टडीज़ के ऊपर लगाता था। सो मैंने डिस्टिंक्शन के साथ सोशियोलॉजी में एमएससी की। फिर मैंने एमफिल कंप्लीट किया एनिमल न्यूट्रिशन में। फिर रिसेंटली मेरी पीएचडी जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। मेरे पेपर पब्लिश होने के लिए गए हैं, जैसे ही पेपर पब्लिश हो जाएंगे तो मेरी नोटिफिकेशन भी हो जाएगी पीएचडी की। इसके साथ साथ मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग को टाइम दिया। जैसे रिसेंटली मैंने इस कंपटीशन की तैयारी की तो मैं सुबह ट्रेनिंग करता था, मॉर्निंग में थाइस का और एब्डोमेन का वर्कआउट करता था। फिर मैं चला जाता था वहीं से सीधा अपनी जॉब पे अपनी मील साथ लेके वहाँ पे अपनी मील लेता था। जॉब से जब मैं वापस आता था 3 बजे मतलब जॉब टाइमिंग ख़त्म होती तो वापस आता था। एक वर्कआउट मैं वापसी पे करता था जिम में। फिर उसके बाद मैं घर पहुँचता था, अपना मील लेता था। मील लेने के बाद फिर मैंने 2-3 घंटे रेस्ट करना है और फिर मैंने शाम का वर्कआउट करना है, तीसरा वर्कआउट। फिर मैंने रात को 1 बजे उठ के सो जाना है और 1 बजे उठ के मैंने रात को थोड़ा मील लेके अपना तो मैंने वॉक पे निकल जाना। यासिर साहब, आपने तो इन दोनों चीज़ों को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ था, इसमें तो फैमिली को टाइम कैसे देते थे? फैमिली तो फिर आपके दोस्त, आपकी जो गैदरिंग्स हैं, इंसान की हॉबीज होती हैं, इन सबको आपने बड़ा फिर तो सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया होगा। यही तो बता रही है, डेडिकेशन। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। जब हमारी मंजिल हमें सामने नजर आती है ना सर, तो वो हमारी रातों की नींदें भी उड़ा देती है। तो वो डेडिकेशन से होता है और एक टूल है डिसिप्लिन इस सब को अचीव करने के लिए। सो डिसिप्लिन और एक तवाज़ुन बना के रखना, तो उससे बंदा सारे काम कर लेता है। आई ऑल्सो एंजॉय विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली। आई हैव 3 किड्स, सो उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। बच्चे मेरे स्कूल गोइंग हैं तो मिसेस की भी जिम्मेदारी है। बच्चे भाभी गिला तो नहीं करते कि आप तो जिम को, अपनी स्टडी को टाइम ज़्यादा देते हैं, हमें टाइम देते नहीं है? ऐसा मैंने उनको कभी फील नहीं होने दिया सर कि मैं उनको कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। मैं उनको लेके जाता हूँ, आउटिंग पे भी लेके जाता हूँ। गो के ये मेरे कंपटीशंस के दिनों में जब लास्ट 90 डेज चल रहे होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है, बट आई गिव देम ड्यू टाइम। उनको फील नहीं होने देता बिल्कुल भी कि
they are being compromised. तो बच्चे because भी तो this कहते will होंगे कि something हमने bad. भी बाबा की तरह कंपटीशन लड़ने हैं, या उनकी भी। अच्छा, वैसे जो खुद फिट होते हैं ना, वो अपने बच्चों को भी बड़ी डिसिप्लिन डाइट देते हैं, कोई इस तरह के जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स इस तरफ। आप तो फिर आपके बच्चे जब जिद करते हैं कि पिज्ज़ा खाना है, आज बर्गर ही खाना है, खाने देते हैं आप उन्हें? they are वो उनको बड़ा शौक है खाने का। पिज्ज़ा बर्गर चीज़ ही इतनी मज़े की है कि जब तक आपको ये समझना है कि मैंने कितना खाना है और कब खाना है। अच्छा, एक असूल है कि अगर आपको ये समझ आ जाए ना, देखिए अल्लाह ताला की ये सब नेमतें हैं, सभी खानी चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए एटलीस्ट कि क्या खाना है, कितना खाना है और किस वक्त खाना है। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो बर्गर खाना चाहिए, पिज्ज़ा भी खाना चाहिए। मैं अमूमन स्वीट्स नहीं लेता। तो बात चल रही थी बच्चों की, पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ डाइट की, फिर एक छोटा सा अपना पहले बता दूंगा कि मैं भी सब कुछ खाता हूँ। सो बच्चे मेरे बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, तक ये अलाउ करूँगा कि वो जो मर्जी खाना चाहे खाएं। मतलब दे आर स्किनी, दे आर नॉट दैट मच फैटी, वो स्किनी है, सो दे कैन ईट। 14 साल की उम्र तक तो मैं उनको लिबर्टी दूंगा, खाएं। उसके बाद मैं उसकी फ्रीक्वेंसी उनको मोटिवेट करूंगा, उनको समझाऊंगा कि बेटा अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम करें। एब्सोल्युटली। और हेल्दी फूड की तरफ आएं। देखो 20 साल तक हम कुछ भी खा सकते हैं, अगर टीनेज तक आप स्किनी हैं, यू कैन ईट एनीथिंग, बट अगर आप फैटी हैं तो आपको वहीं से स्टॉप करना होगा। अच्छा यासिर साहब, ये बताइएगा आप डाइट क्या है आपकी, अगर जो हमारे इस वक्त यूथ है जो आपकी तरह बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मशवरा उनको देंगे, कैसे अपना टाइम मैनेज करें, अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें? मैं उनको मोटिवेट करने के लिए एक ये बात करूंगा कि आपने जो कुछ करना है, आपको उसके लिए सिर्फ एक ज़िंदगी मिली है, दूसरा चांस नहीं है। जो करना है इसी में करें, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से करें और एक बैलेंस बना के करें। अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को स्कैन करें, बिकॉज सर्वाइवल इज द फर्स्ट एंड बॉडी बिल्डिंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट लाइफ। इसको जिंदगी ना बनाएं, ये जिंदगी का एक हिस्सा है और बड़ा खूबसूरत हिस्सा है फॉर द एथलीट्स। तो इसको आप उसी तरह बैलेंस बना के चलें। अब रिगार्डिंग जो सवाल था आपका डाइट का, तो सर डाइट जो है उसमें हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में। वी आर अ ग्रेन ईटिंग कम्युनिटी, हमारा सोशल स्टाइल ही ईटिंग का ग्रेन ईटिंग है। वी आर ईटिंग टू मच व्हीट, वी आर ईटिंग टू मच राइस, वी आर ईटिंग वाइट फ्लोर, वी आर ईटिंग वाइट ब्रेड। सो हर चीज़ में हमारे ग्रेन्स मौजूद हैं। हमें वो ग्रेन का जो पोर्शन है डाइट का, स्टार्च का जो पोर्शन है, उसको कम करने की ज़रूरत है फौरी तौर पे। मतलब इसे कहें कि ये फूड इमरजेंसी है, डाइट इमरजेंसी है फॉर द नेशन, कि स्टार्च ईटिंग को कम करें। स्टार्च के पोर्शन को 2 पोर्शन स्टार्च के कम करके, पर्टिकुलरली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 और 25 ईयर्स ऑफ एज, आप 2 पोर्शन स्टार्च के कम करें और उसमें 2 पोर्शन आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी कि फ्रूट्स ऐड करें। और फ्रूट्स भी कौन से, लाइक एप्पल, सीजनल फ्रूट्स, बनाना है, अभी एप्पल का है, ग्रेप्स हैं। यस, ग्रेप्स को थोड़ा कम, जिनमें सॉल्युबल शुगर्स है ना जिन फ्रूट्स में, उनको कम करें। खाएं जरूर बट उनको थोड़ा कम करें। और जिन फ्रूट्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को फॉलो करें। एक चीज़ है ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI, और ये एस्टेब्लिश्ड है, इसको डाउनलोड करें। और ये सारे हमारे ट्रेडिशनल फूड्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेटेड है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को वाले फूड जिनमें अमरूद, आड़ू, आपका एप्पल, ठीक है, ग्रेप फ्रूट, ये जो फ्रूट्स हैं इनको ज्यादा ऐड करें। और जिनमें सॉल्युबल शुगर्स हैं, लाइक मैंगो है, लाइक अंगूर है, उसको लें जरूर, बट थोड़ी कम क्वांटिटी में लें। वाई? बिकॉज आप जो कुछ खाएं, बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने पे टाइम लगे, और आपकी बॉडी पहले उसको डाइजेस्ट करने पे खुद से एनर्जी लगाए। अपने जो फैट रिजर्व है इनको मोबिलाइज करें उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर उसमें से एनर्जी निकाले। हम क्या करते हैं, हम सारा दिन तो बिस्किट खाते हैं और चीनी वाली चाय पीते हैं, तो हमें मिल जाती है रेडी जो एक ग्लूकोज का रोबस्ट इन्फ्लक्स मिलता है वो बजाय के जिस्म के अंदर जो फैट है उसको बर्न करने के, हम उसको खुद वो ग्लूकोज और वो इंसुलिन दे देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, टाइम की किल्लत है। डॉक्टर यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद थे, इस यूनिवर्स जो कि PhD भी की है और साथ में उन्होंने अपना कंपटीशन भी जीता है।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।